गोगेट हॉस्पिटल से कोई सहयोग नहीं है हमें, क्योंकि वो शायद हमें हमारे बारे में तो जानते नहीं है, या मैं वहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाई हूँ। वेटरनरी जो कॉलेज है उसमें हमें पूरा सपोर्ट है। नहीं, गवर्नमेंट से हमें कोई सहयोग नहीं है, और बीकानेर का या बाहर कोई संस्था का या बीकानेर के कोई बड़ा भामाशाह का हमें कोई सहयोग नहीं है। हमारा 8-10 जनों का ग्रुप है जो थोड़ा-थोड़ा कलेक्शन करते हैं, जिसकी बदौलत ये नेक कार्य अभी तक चल रहा है। बीकानेर के अंदर ऐसा केस आया था, इस पे डॉग पे तेजाब डाल दिया था। 1 महीने तक वो काफ़ी घूमता रहा, चमड़ी काफ़ी गल गई थी। फिर हमारे पास फ़ोन आया, चमड़ी गल भी गई थी, थोड़ी बहुत हीलिंग पे भी आ गई थी। फिर हम लोग उसको रेस्क्यू करके लेके आए थे। हम लोग कई बार खुद भी किसी नर्सिंग स्टाफ को भेजते हैं फील्ड में ट्रीटमेंट करने के लिए, पर ओवरऑल हमें उसको लाना ही पड़ता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं भेजने के बजाय हम सीधा ले ही आएँ, क्योंकि 5-7 दिन, 10 दिन तो ट्रीटमेंट चाहिए होता है। दूसरे दिन कुत्ता मिलता नहीं है। हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो जानवरों की सेवा करते हैं। कुछ लोग गायों की सेवा करते हैं, उन्हें चारा डालते हैं, पक्षियों के लिए चुगा भी डालते हैं। और हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो रोज लकड़ी लेकर डॉग्स के पीछे भागते हैं उन्हें मारने के लिए। और कुछ लोग तो पत्थर तक फेंक देते हैं इन जानवरों पर। कुछ लोग तो इतने निर्दयी हो जाते हैं कि इन बेचारे बेजुबान जानवरों के पैरों में फटाके तक बांध देते हैं। तो कुछ लोग होली के दिनों में इन पर कलर भी लगा देते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन इन बेजुबान आवारा डॉग्स को ही समर्पित कर दिया। ये पिछले 6 सालों से इन डॉग्स की सेवा में लगी है। इन्होंने बीकानेर में एक ऐसी जगह बनाई है, जहां आवारा बीमार डॉग्स की देखभाल की जा सके। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है बेजुबान वेलफेयर सोसाइटी की आरती गहलोत। नमस्कार, मैं योगेश राजस्थानी, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। नमस्कार आरती जी, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। कि लोग गायों के लिए बहुत सेवा करते हैं या पक्षियों को रोज सुबह दाना भी डालते हैं, लेकिन कुत्ते जो होते हैं जो गली के मोस्टली, उनके साथ ये होता है कि लोग उनके धुतकारते हैं, उनको मारते हैं। तो आपका उनके प्रति लगाव कैसे शुरू हुआ? मेरा लगाव था तो बचपन से ही, पर जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, हम लोग बीकानेर आए थे, पहले मैं जॉब करती थी। तब मैंने देखा कि सब लोग अपने-अपने स्तर पे सब जीवों को फीड करवाते हैं, यानी खाना-पीना दे रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन कुत्ता जहाँ पे होता है हाथ लगाने से कतराते हैं। मेन कारण है कुत्ता बाइट कर जाता है, हाँ। कुत्ता अपने को काटता है, इसलिए एक अनजान आदमी उसको हाथ नहीं लगा सकता है। फिर भी हमने कोशिश की, उनको उठाना शुरू किया, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना शुरू किया, उनके रखने की व्यवस्था की। उसके बाद अब डीपली इतने ज़्यादा अंदर आ गए हैं कि अब उनसे इतना लगाव बढ़ गया है कि अब उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो अभी आप पूरे दिन केवल उनकी सेवा का ही काम हाँ, करते हैं? बिल्कुल, मैं फ़िलहाल तो कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, करती थी पहले, इस फ़ील्ड में आने से पहले, और अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो गई है, मैं इन्हीं की सेवा में लगी हुई हूँ। एजुकेशन में क्या हुआ है आपका? एमकॉम कर रखी है मैंने, कौन से सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक्स में वो करने के बाद आप जयपुर में जॉब करते थे? हाँ जी, मैं जयपुर में जेनपैक्ट में जॉब करती थी, कॉल सेंटर के अंदर। अच्छा। वहाँ पे मेरी सैलरी अच्छी खासी थी, वहाँ पे रहने को व्यवस्था भी थी। हमारा 6 का ग्रुप था, मतलब हम 6 लड़कियाँ थी बीकानेर से, तो हम 6 की 6 बीकानेर आ गई थी कोरोना काल के अंदर। कोरोना काल शुरू होने के बाद या उससे पहले ही? नहीं, उससे पहले ही आ गए थे, क्योंकि पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें लग गई थी, तो हम छुट्टी लेकर आए थे लीव के लिए कि लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ वापस चले जाएँगे। उसके बाद सबने अपनी-अपनी फ़ील्ड अलग कर ली। अच्छा, तो बाकी के जो 5 लड़कियाँ थी ग्रुप में, वो सब जॉब कर रही है अभी? हाँ, कोई जॉब कर रही है, किसी की मैरिज भी हो गई है। और एक जो मोस्टली कहा जाता है कि जैसे घरों में अब लोग कुत्ते रखते हैं, हुँ, हुँ। तो वो घरवालों कुत्तों को तो इतना प्यार करते हैं, उनको एसी में सुलाते हैं, गाड़ी में घुमाते हैं, लेकिन वही जब बाहर निकलते हैं घर से तो लकड़ी लेके निकलते हैं, कोई गली का जो कुत्ता है वो उसके पास नहीं आ जाए। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कि उसके पास में बड़ी ब्रीड का डॉग है तो मेरे पास में बड़ी ब्रीड का डॉग होना चाहिए। अपने डॉग को तो वो एसी में सुलाएँगे, अच्छा डॉग फूड देंगे, सारी व्यवस्था करेंगे उसके लिए। वो खुद जब बाहर घुमाने ले जाते हैं जैसा कि आपने कहा, तो वो स्ट्रीट डॉग को उनसे दूर रखते हैं इसलिए कि वो डॉग से उनको उसके डॉग को इन्फेक्शन ना हो जाए। अच्छा। कि गली के डॉग से मेरे डॉग को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए वो उसको डंडे से भगाते हुए अपने डॉग को आराम से घुमाएँगे। मेरे हिसाब से वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। कि उनके पास में बड़ा है, मेरे पड़ोसी के पास में बड़ा कुत्ता है तो मेरे पास में भी बड़ा कुत्ता होना चाहिए। मेरे दोस्त के पास में अच्छी ब्रीड का है तो मेरे पास उससे अच्छी ब्रीड का होना चाहिए। एक सीधी-सी बात है कि दोस्त ना खरीदे नहीं जाते, दोस्त हाँ। बनाए जाते हैं। दोस्त अपने बना सकते हैं, अपने खरीद नहीं सकते हैं। खरीद के तुम लेके आ रहे हो, गली वाले इतने डॉग्स बैठे हैं, उनको दोस्त बनाओ ना। स्टेटस सिंबल हो गया बस कि सीधी-सी बात है। लगाव भाव जैसा कुछ नहीं। लगाव अगर होगा तो फिर वो बाहर वाले डॉग को पहले प्रायोरिटी देंगे ना, वो खरीदेंगे थोड़ी ना। वो
पैसा लगा के खरीदते भी हैं, पैसा लगा के उनको मेंटेन भी करते हैं। वही एक स्ट्रीट डॉग को मेंटेन करो ना, आप उसको घर में जगह दो। मैं कहती हूँ पालो भी मत, आप गली में ही कुत्ते को पाल लो, उसको गली में उसकी सारी जिम्मेदारी ले लो, उसको गली में ही रखो, घर में ही मत रखो। तो भी काफी हम ऐसी चीजों को बदल पाएंगे जो बदलनी चाहिए। आपने कहा कि आपका लगाव तो बचपन से था और कोरोना के बाद से आपने धीरे-धीरे काम करना शुरू कर बिल्कुल है। दिया और पिछले 2 सालों से तो आप एनजीओ के रूप में काम कर काम रही कर हैं। रहे हैं। तो बीकानेर में ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ आवारे कुत्ते हो? हाँ, बीकानेर में ऐसा कोई सेंटर नहीं है और जब मैंने शुरू किया था उस समय भी कोई नहीं था। मेरे को अच्छा। पूरा 4 साढ़े 4 5 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। अगर व्यवस्था होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। वो व्यवस्था नहीं थी, वो मैंने ही शुरू की थी, कुत्तों तो को एक रखने की। ही रेस्क्यू सेंटर है अभी कुत्तों का? बिल्कुल, पूरे बीकानेर के अंदर कुत्तों को रखने की सुविधा सिर्फ मेरे पास में ही है। कितने कुत्ते हैं आपके पास? अभी मेरे पास 75 डॉग्स हैं जो मेरे शेल्टर के अंदर है और 18 से 20 डॉग्स हैं जो हमने केनल्स के अंदर रख रखे हैं, वेटनरी के अंदर। तो इनका फिर मैनेजमेंट कैसे होता है? कैसे ध्यान कैसे रखते हैं इनका इतने कुत्तों मैंने का एक उनके साथ? लिए स्टाफ मेंटेन कर रखा है। अच्छा, कितना स्टाफ है मेरे आपका? पास 6 का स्टाफ है, 4 मेरे शेल्टर का, 2 मेरे हॉस्पिटल का। तो वो 24 घंटे वहीं रहते हैं? जो शेल्टर वाले स्टाफ है वो तो 24 आवर्स के लिए हैं, हॉस्पिटल वाले हैं वो सुबह से शाम के लिए हैं। अच्छा, तो फिर रूटीन क्या रहती है कुत्ते की देखभाल के लिए आपकी? मेरी खुद की रूटीन तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठने की रहती है। मेरे पास में भी घर में डॉग है, मैं उनको भी घुमाना फिराना करती हूँ। मेरे घर के आस-पास 35 डॉग्स हैं जिनको मैं फीड करती हूँ। अच्छा, सुबह रोज? शाम, हाँ जी, बिल्कुल। शाम को अच्छा। मम्मी करवाते हैं, सुबह मैं खुद करवाती हूँ। उस फीड को करवाने में मुझे कम से कम 30 मिनट लग जाते हैं। मैं मेरे घर से सुबह 7 बजे निकल जाती हूँ। आधा घंटा मेरे शेल्टर पहुँचने में लगता है। 7:30 से 8:30 का टाइम मेरे शेल्टर का रहता है। हम उनको सँभालते हैं, स्टाफ से जानकारी लेते हैं, स्टाफ को समझाते हैं। स्टाफ अपना एक परिवार होता है, हाँ। उनसे मिलना-जुलना भी ज़रूरी रहता है। 8:30 बजे मैं हॉस्पिटल आ जाती हूँ वेटनरी के अंदर। मैं वहाँ से 2 ढाई बजे फ्री होती हूँ। फिर हम 2 घंटे घर जाते हैं स्टाफ के साथ में, जो 2 बच्चे स्टाफ हॉस्पिटल वाले हैं। 4:30 5 बजे हम लोग वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं, वो हम रात को 9 बजे फ्री होते हैं। अच्छा, अब तो कोई और काम करने की जगह ही नहीं बची पूरे दिन बिल्कुल, में? मेरे पास में कोई जगह नहीं बची है। इस बीच मेरे पास रेस्क्यू के लिए भी कॉल आते हैं, तो जहाँ मैं बैठी होती हूँ, उसके आस-पास की कॉल होती है, तो मैं जाके रेस्क्यू कर लाती हूँ। अदरवाइज़ जो हमें फ़ोन करते हैं, हम उनको बोल देते हैं कि आप हमारे पास पहुँचा दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली पहुँचा देते हैं, नहीं होता तो फिर हम तो लेके आते ही हैं। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? आप यही करना चाहते हैं या इसके अलावा भी आपने कुछ सोचा है कि मुझे वापस जॉब में जाना है या वापस पढ़ाई की तरफ जाना है? नहीं, फ्यूचर प्लानिंग मेरी यही है कि मुझे इस काम को काफ़ी आगे बढ़ाना है। अगर कल मुझे कुछ हो भी जाता है, तो ये काम चलता रहे, ये सेवा निरंतर चलती रहे। कोई ना कोई सेवा को आगे बढ़ाता रहे, इतना हमारे पास में फंड हो। एक आपने बात की कि सुबह आप फीड करवाते हो और हुँ, शाम को मम्मी करवाती हुँ। है। तो नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख ले, कहीं अच्छी जॉब लग जाए बस। लेकिन ये तो एकदम ही अलग लीग से हट कर के काम हो गया। हाँ, तो इसमें घरवालों का कैसे सहयोग रहा आपके? मेरे घरवालों का इसमें पूरा सहयोग है क्योंकि हम खुद भी बचपन से डॉग पालते आए हैं। अच्छा। मेरे भैया का भी पूरा सहयोग है, मेरे भाई बाहर रहते हैं, सिस्टर है, जियाजी हैं, मैरिड हैं, उनका भी पूरा सहयोग है मेरे लिए। मम्मी का तो सहयोग है ही खाना वगैरह बनाने में, डॉग्स के लिए खाना वो ही बनाते हैं शाम को दलिया वगैरह। तो घरवालों का पूरा सपोर्ट है, घरवालों से कोई टेंशन है ही नहीं। घरवाले सपोर्ट कर रहे हैं तभी आगे बढ़ पा रही हूँ। फैमिली का भी है, चाचा जी, ताऊ जी, वो भी कई बार ऐसे हाथ अट जाता है, तो हम उन्हें हेल्प के लिए बोलते हैं तो वो कर देते हैं। परिवार में सब लोग साथ में हैं। फिर वो एक परिवार साथ हो तो एक शक्ति दोगुनी हो जाती है। बिल्कुल, फैमिली का साथ होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। परिवार ही साथ नहीं होगा तो कैसे करेंगे? अब रात को 9-9 बज जाती है मुझे आते हुए। मेरे पास रात को 12-12 बजे रेस्क्यू के लिए कॉल आते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है मैं 12 बजे गई भी हूँ, अच्छा। तो घरवालों ने परमिशन दी है तभी तो गई हूँ। कई बार सुबह 5 बजे भी जाके आए हैं, कई बार नागपसर, लूणकरसर इतनी दूर-दूर हम जाके आए हैं, तो हमें 5 बजे 4 बजे निकलना पड़ता है, तो घरवाले तो सपोर्ट करते ही हैं। अभी फिलहाल आपके पास 70-75 कुत्ते हैं हाँ वहाँ जी, पे। तो उनकी देखभाल के लिए आपने नर्सिंग स्टाफ रखा है। यस। लेकिन उनकी बीमारी और के लिए कोई डॉक्टर या अलग से आप उनको लेके जाते हो या डॉक्टर वहाँ आता है? नहीं, हम उनको लेके ही जाते हैं क्योंकि हम डॉक्टर की फीस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। एलआईसी की फीस कम होती है क्योंकि हमने वहाँ पे सैलरी बेस पे रख रखा है। अच्छा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं एलआईसी या नर्सिंग स्टाफ को मैं 20,000 रुपए पे कर रही हूँ, तो डॉक्टर्स को मुझे 70-80 हज़ार रुपए पे करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर का एक्सपीरियंस और नर्सिंग स्टाफ के एक्सपीरियंस में अंतर होता है। तो हम वेटनरी हॉस्पिटल में ही ले जाते हैं। बाकी का ट्रीटमेंट होता है, वो हमारे जो नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे हैं, वो डॉक्टर के नंबर ले लेते हैं, उनसे रात को, दिन में कंसल्ट करते रहते हैं, उनसे बात करके वो ट्रीटमेंट देते रहते हैं। चलता वो डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही है, बस वो ट्रीटमेंट वहाँ पे होता रहता है। बीकानेर में तो एक ही हॉस्पिटल है। हाँ, बीकानेर में वेटनरी हॉस्पिटल है, हाँ। जो गांधी कॉलोनी के अंदर है और गवर्नमेंट वाला हॉस्पिटल है, जो गोगा गेट के ऊपर है।
तो गोगागेट हॉस्पिटल से कोई सहयोग? गोगागेट हॉस्पिटल से कोई सहयोग नहीं है हमें, क्योंकि वो शायद हमें हमारे बारे में तो जानते नहीं है, या मैं वहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाई हूँ। वेटरनरी जो कॉलेज है, उसमें हमें पूरा सपोर्ट है। वेटनरी कॉलेज में एक पूरा वार्ड आपको दे रखा है हाँ, शायद? बिल्कुल एक पूरा वार्ड दे रखा है, जिसके अंदर मेरे पास वहाँ पे भी डॉग है मेरे पास में, जो ज़्यादा इमरजेंसी वाले हैं। तो ऑपरेशन वगैरह सब वहीं होता है? हाँ, वेटरनरी कॉलेज के अंदर ही सारा ऑपरेशन होता है, एक्स-रे होता है, टेस्ट रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ उधर से ही होता है। तो आधा काम तो वहीं हो ही जाता है। हाँ, यूँ कह सकते हैं 50% काम वेटरनरी कॉलेज से हो जाता है, हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है वहाँ पे ट्रीटमेंट को लेकर। अगर कोई मुझे या किसी और को हुँ, कहीं कोई रास्ते में दिख जाए कि भाई ठीक ये है। कुत्ता बीमार है या इसको सही जगह रहने की आवश्यकता है, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करे? मेरे नंबर सोशल मीडिया पे है, अच्छा, हमारा पेज भी बना हुआ है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में, वरना बीकानेर में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझे नहीं जानता है। अच्छा, लोग सीधा वेटरनरी कॉलेज के अंदर आके किसी से भी पूछ लेंगे ना आरती जी कौन है, तो सीधा मेरे पास पहुँचा देंगे। और अच्छा, वरना अगर वो किसी भी संस्था किसी और संस्था से कोऑर्डिनेट करेंगे ना, तो वो भी मेरा ही नाम रिकमेंड करेंगे, क्योंकि रखने की कोई व्यवस्था किसी के पास है ही नहीं। और कोई भी एनिमल एक दिन में ठीक नहीं होता है, उसको 5-7 दिन तो रखना ही पड़ेगा। हम लोग कई बार खुद भी किसी नर्सिंग स्टाफ को भेजते हैं फील्ड में ट्रीटमेंट करने के लिए, पर ओवरऑल हमें उसको लाना ही पड़ता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं भेजने के बजाय हम सीधा ले ही आएँ, क्योंकि 5-7 दिन 10 दिन तो ट्रीटमेंट चाहिए होता है। दूसरे दिन कुत्ता मिलता नहीं है। अगर हम आ जाके ट्रीटमेंट करेंगे, दूसरे दिन वो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो वो ट्रीटमेंट से थोड़ा रिकवर हो जाएगा, तो वो हाथ नहीं लगाने देगा। इसलिए हम फर्स्ट दिन ही हमारे पास में ले आते हैं, ताकि वो सेफ रहे। ताकि वो सेफ रहे, हमें बीमारी का पता लग सके, उसको कैसी बीमारी है, कैसी बीमारी नहीं है, उसके अंदर क्या इंजरी हुई है, वो तो जब पता चलेगा जब अपने उसको देखेंगे। गली वाले तो कोई देखते नहीं, गली वाले ही देखते हैं तो फिर आज हम एनजीओ थोड़ा लेके बैठे होते हैं। कुत्तों को लेकर बहुत से कानून भी बने हुए हैं। हाँ जी। ऐसी कोई स्थिति आई जहाँ आपने पुलिस वालों का सहयोग लिया हो, कुछ ऐसा? नहीं, मेरे पास ऐसी अभी तक तो कोई स्थिति नहीं आई कि मुझे पुलिस वालों का सहयोग लेना पड़ा। पर मैं सबको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो पीएफए है मेनका गांधी, उनके नंबर सोशल मीडिया पे मिल जाएँगे। आप उनको कॉल करेंगे ना, उनके वहाँ से 101% आपको मदद मिलेगी। बस ये है कि काम अपने को करना पड़ेगा। पुलिस वालों के पास जाना या कोर्ट के पास जाना, ये काम अपने करना पड़ेगा, बाकी फ़ोन कॉल से वो मेंटेन कर लेते हैं। पुलिस वाले सहयोग करते हैं? आपको क्या लगता है? मेरा तो अभी कभी काम पड़ा नहीं है, तो करते ही होंगे। एक आपने अभी बात और बताई कि अभी थोड़े दिन पहले ही एक जगह पे यहाँ कोलायत के आसपास 10 कुत्तों को एक साथ मार दिया गया था। हाँ, बिल्कुल, ये मैंने न्यूज़ में ही देखा था। हुँ। झलको बीकानेर से न्यूज़ चैनल है, उसके अंदर मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि कोलायत के अंदर एक गाँव है माधोगढ़, अच्छा, वहाँ पे एक शिकारी है, वो शिकार करते हैं और उन्होंने 8 से 10 कुत्तों को मार दिया, एक गर्भवती डॉग को ज़िंदा जला दिया, टाँगें काट दी। ये सारी बातें उस न्यूज़ चैनल के अंदर बाकायदा ग्रामीण लोगों ने बोली, और ग्रामीण लोगों ने ये भी बोला है कि हम पुलिस वालों के पास गए थे, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। उनके पास शायद वीडियो फुटेज भी है। ये मैंने अभी न्यूज़ चैनल के अंदर देखा था, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश की थी, पर मेरा कॉन्टैक्ट उनसे अभी तक हुआ नहीं है। अगर वो कॉन्टैक्ट होता, तो पहला स्टेप अगर ग्रामीण लोग लेंगे, तो सेकंड स्टेप काफ़ी संस्थाएँ ले लेंगी। लेकिन पहला स्टेप तो उनको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मौके पे वही मौजूद थे। हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक वो कुछ नहीं करेंगे। अब उन्होंने केस फाइल किया या उन्होंने जाके सिर्फ़ बात की या वहाँ का क्या हुआ, ये इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी नहीं। जानकारी अपने को है नहीं। जितना न्यूज़ में आया उस जितना हिसाब। न्यूज़ में आया उस हिसाब से तो यही आया कि वो कह रहे थे कि उन्होंने सबूत दिखाए हैं कि कुत्ते को 10 किलोमीटर तक दौड़ा के काटा गया, अच्छा, उसके हाथ काटे गए, उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया। ये न्यूज़ चैनल में ग्रामीण लोगों ने बोला, और वो कह रहे हैं फुटेज भी है। अगर फुटेज होती तो नो डाउट पुलिस वाले कुछ ना कुछ हेल्प करते। हो सकता है हो उनके पास में ना की गई हो, या पुलिस ग्रामीण लोगों को ही पूरी जानकारी ना हो कि कैसे आगे बढ़ा जाए। वो केवल पुलिस वालों के पास गए, वहाँ से हो सकता उन्होंने है सिर्फ रिस्पॉन्स क्या मिला हो उस उन्होंने सीधी हिसाब से। बात बताई, क्या बताई अपने को वहाँ की कहानी, तो अपने वहाँ जाए या कोई अपने को मिले, पता नहीं अपने को। हाँ, पहला कदम वो बढ़ाए तो पीछे बहुत से लोग तैयार हो बिल्कुल जाएँ तैयार हो सहयोग जाएँगे, करने के लिए। वो अपने एक आदमी कदम बढ़ाएगा, ग्रामीण लोग जो वहाँ पे है मौके पे, वही कदम बढ़ा सकते हैं ना, वही कुछ करेंगे या वो मदद माँगेंगे, तब तो काफ़ी संस्थाएँ आगे जाएगी। यहाँ से अपने 20-50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर बैठे तो अपने इस बात का अनुमान ही लगा सकते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या था। केवल जितना सुना है उस हिसाब जितना से। सुना है उस हिसाब से तो उन्होंने जो बताया वो मैंने आपको बता दिया। होगा कि जैसे आप कर रहे हो, ठीक है। वेलफेयर सोसाइटी आपकी पूरी बनी हुई है। हुँ। वैसे ही और भी संस्थाएँ हैं बीकानेर में जो इस तरीके का काम कर रही हैं? बीकानेर में संस्थाएँ तो ऐसी हैं जो मौके पे जाके डॉग्स का या एनिमल्स का उपचार करती है, पर रखने की सुविधा सिर्फ़ मेरे पास में ही है और किसी अच्छा, के पास नहीं है। तो आप केवल कुत्तों के लिए ही काम कर रहे हो या और भी ना, एनिमल्स की हम तरफ सिर्फ़ आपका झुकाव रहता रखने है? की सुविधा मेरे पास सिर्फ़ डॉग्स की है। अगर हमारे पास में किसी और एनिमल का कॉल आता है, तो हम बाकी संस्थाओं को फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये ऐसी स्थिति है, आप देख लीजिए। तो वो अपने हिसाब से जिसको। वो अपने हिसाब से देख लेते हैं। एक बात मैं और यहाँ पूछना चाहूँगा, हो सकता है कि वो थोड़ी कंट्रोवर्सी वाली हो, लेकिन
10 कुत्तों को एक साथ मार दिया गया। ठीक है। अगर यही घटना किसी और जानवर के साथ होती, चाहे हिरन कह दो या गाय के साथ कह दो, तो एक पूरा माहौल बन जाता बहुत बड़ा। लेकिन कुत्तों में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ये माहौल अब तक बन चुका होता, क्योंकि 10 कुत्तों को एक दिन में तो मारा नहीं गया है। उन्होंने धीमे-धीमे मारा होगा, यानी 10 दिन ले लेते हैं या 15 दिन ले लेते हैं। अगर कोई और एनिमल होता तो अब तक इतना ज़्यादा माहौल बन गया होता कि वो शिकारी तो अपना देश छोड़ के ही भाग गया होता। पर नहीं है, कुत्तों के लिए वो गाँव वाले जैसा कि वो कह रहे हैं कि उनको न्यूज़ में क्यों आना पड़ा, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, तभी तो उनको किसी न्यूज़ चैनल से हेल्प लेनी पड़ी। उन्होंने कोशिश की होगी, हो सकता है, या जैसी भी उनकी वहाँ स्थिति रही हो। पर ये तो एक फैक्ट है कि वहाँ पे कुत्ता था और 10 कुत्तों को मार दिया गया और किसी ने कुछ किया ही नहीं। अगर कोई और एनिमल होता तो 101% बहुत ज़्यादा माहौल बन गया होता, एक पे ही बन गया होता। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि आर्थिक युग है, भावनात्मक चीज़ें अपनी जगह है और ऐसा सभी कहते हैं कि पैसे का काम पैसे से ही होता है। बिल्कुल। तो आर्थिक सहयोग उसको चलाने के लिए आर्थिक सहयोग कहीं आपको कोई भामाशाह हो गए या संस्थाएँ हो गई, वैसा कोई ले रहे हो या गवर्नमेंट से कोई सहयोग है? नहीं है, गवर्नमेंट से हमें कोई सहयोग नहीं है और बीकानेर का या बाहर कोई संस्था का या बीकानेर के कोई बड़ा भामाशाह का हमें कोई सहयोग नहीं है। हमारा 8-10 जनों का ग्रुप है जो थोड़ा-थोड़ा कलेक्शन करते हैं, जिसकी बदौलत ये नेक कार्य अभी तक चल रहा है। वो फिर कैसे कलेक्शन करते हो? उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है। जैसे हम 6 लोग हो गए एग्ज़ाम्पल, तो वो 6 लोगों ने अपना-अपना ग्रुप बना रखा है। वो अपनी गाँव वालों से, अपने घर वालों से या जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहाँ से ₹100 ₹50 तक भी वो कलेक्शन करते हैं। वो कलेक्शन इकट्ठा करके वो मेरे को हर मंथ देते हैं, जिसी से ये गाड़ी चल रही है। अच्छा। बाकी हम गए थे काफ़ी भामाशाहों के पास, पर काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट रहे कि कह भी नहीं सकते। कुछ लोगों ने बोला कुत्ता है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अच्छा। कुछ कहते हैं कुत्ते मरने के लिए ही होते हैं। कुछ ने सपोर्ट किया, जो अपने स्तर पे कर सकते थे। पर मिलना चाहिए था। बीकानेर में काफ़ी भामाशाह हैं। एक लड़की जब इस स्तर पे आगे जा रही है, ना रात देख रही है, ना दिन देख रही है, तो बीकानेर को अगर बीकानेर वाले मुझे सपोर्ट करते काफ़ी अच्छे स्तर पे, तो आज हॉस्पिटल क्या वो शेल्टर अच्छा बन गया होता। पर यूँ भी नहीं कह सकते कि बीकानेर के लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं है। बीकानेर के लोगों का मुझे सपोर्ट बहुत है, काफ़ी स्तर पे उनका सपोर्ट है, तभी तो ये महीने का खर्चा निकल रहा है। हम ऐसे कह सकते हैं बड़े-बड़े भामाशाह नहीं कर रहे, हाँ, लेकिन बड़े-बड़े जो भामाशाह नहीं आम कर लोग रहे हैं। हैं वो सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़े-बड़े भामाशाह नहीं सहयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको ट्रस्ट ना हुआ हो, ये भी हो सकता है। या हो सकता है उनको पूरी जानकारी ना हो मेरे बारे में, या वो कहीं और कर रहे हो तो वो मुझे करने में कैपेबल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग संस्थाएँ बनाकर जाते हैं, लेकिन उस पैसे का वहाँ यूज़ नहीं होता जहाँ होना चाहिए। बिल्कुल, तभी तो कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता ना। हो सकता है उनको मेरे बारे में अच्छी जानकारी मिली ना हो, उन्होंने देखा ना हो, या मैं उन तक नहीं पहुँच पाई हूँ, ऐसा भी है। पर कुछ भामाशाह 1-2 भामाशाह बीकानेर में हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं, पर छोटे लेवल पे मेरा सहयोग वो कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट से सहयोग क्यों नहीं मिल रहा है? इसका कोई क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट से सहयोग का? मैंने जहाँ तक सुना है कि 3 साल किसी संस्था को होने चाहिए, उसके अच्छा। बाद वो सपोर्ट करती है। 3 साल के बाद में भी वो आगे का 1 साल पूरे डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से रेडी करने पड़ते हैं। उसका भी वो मैंने जहाँ तक सुना है 40% आपको फंडिंग करती है। मेरे एनजीओ को 1.5 साल हुआ है, काम करते हुए मुझे 5 साल हुए हैं, इसलिए मुझे गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पर गवर्नमेंट के सहयोग के अंदर मैंने एक चीज़ भी देखी है कि डॉग्स को लेकर गवर्नमेंट सहयोग नहीं करती है, अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट की इकोनॉमी के अंदर कुत्ता कोई प्राणी है ही नहीं, अच्छा, कुत्ता कुछ है ही नहीं। उसको एकदम ही बाहर रखा हुआ है। उसको एकदम बाहर रखा हुआ है। तभी तो हम जैसे लोग आज ये शेल्टर लेके बैठे हैं। लेकिन अगर बीकानेर से बाहर की बात करें, हुँ। जयपुर की करें या कहीं और बाहर की करें, तो वहाँ पे तो और भी बड़े-बड़े सेंटर हैं जहाँ कुत्तों को रखा जा रहा है। तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट सहयोग कर रही है? हाँ, मैं भी कर रही होगी। उनके तभी तो इतने अच्छे-अच्छे शेल्टर्स हैं। मेरा शेल्टर तो उनके मुकाबले 10% भी नहीं है। मेरे पास तो डॉग्स की संख्या भी कम है, क्योंकि मैं जितना कर सकती हूँ, मैं उतना ही करती हूँ। कई ऐसे शेल्टर्स हैं जहाँ पे 400-500 डॉग्स हैं। उनको बाहर की फंडिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। अब ये हो सकता है मेरी समझ में ना आ रहा हो, या वैसे गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है तभी तो उनकी गाड़ी चल रही है ना। हो सकता है हम वहाँ तक ना हो पहुँचे। सकता है हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हों। पहुँचने में समय लग सकता है, क्योंकि मैं शेल्टर भी देख रही हूँ, हॉस्पिटल भी देख रही हूँ, रेस्क्यू भी मैं खुद ही देख रही हूँ, मैं मेरा घर भी देख रही हूँ। तो मैं इतना सब करने के बाद में मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाऊँ। अगर वही लोग मुझे सपोर्ट करने लग जाएँगे, तो मैं थोड़ा बहुत फ्री रहने लग जाऊँगी, तो मैं देख पाऊँगी कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। क्योंकि मेरे अभी शेल्टर के 1 बीघा ज़मीन है मेरी, जिसके अच्छा। ऊपर 75 के आस-पास डॉग्स रहने हैं। वो ज़मीन भी सफिशिएंट नहीं है उनके लिए। जानवर तो बढ़ेंगे ही, बढ़ेंगे तो मुझे ज़मीन बड़ी करनी पड़ेगी। बड़ी भी नहीं करूँ तो मुझे उनके लिए काफ़ी व्यवस्थाएँ करनी पड़ेगी। ये ज़मीन रेंट पे है या आपकी खुद की है? नहीं, ये ज़मीन रेंट की है, अच्छा। जिसका मैं रेंट पे करती हूँ। मैंने लीज़ पे ले रखी है 5-10 सालों के लिए, ताकि मेरा लंबे समय तक यहाँ काम चल सके।
क्योंकि मैं बार-बार चेंज करूँगी तो मेरे लिए वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, इतने डॉग्स को लेके मैं कहाँ जाऊँ? ये इतना आसान तो नहीं है। कि जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट से डायरेक्ट तो कोई सहयोग नहीं है अभी ठीक है। तक, लेकिन दवाइयों में जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ दवाइयाँ फ्री में मिलती है, इंसानों के लिए तो मिलती हाँ है, जी। तो वहाँ जानवरों के लिए भी मिलती होगी फ्री में? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। वहाँ पे अगर आप जा रहे हो, जैसे मैं वेटरनरी कॉलेज के अंदर मेरा कैनल्स है, वो कॉलेज है, गोगा गेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके अगर आप ट्रीटमेंट कराओगे तो वो उस समय उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, अपनी दवाइयों के आधार पे जो भी कुछ है। ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो वो कॉलेज में ही रेफर करेंगे। अच्छा, अब मान लो मुझे एनिमल को शेल्टर लेके जाना है, तो मुझे दवाइयाँ साथ में ले जानी पड़ेगी अलग से, तो वो नहीं देंगे। दवाइयों का डोनेशन वगैरह भी मिलता है? दवाइयों का डोनेशन वगैरह मिलता है, ऐसी कंडीशन पर जैसे किसी का डॉग एक्सपायर हो गया तो वो हमसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, तो वो हमें उसके लिए दवाइयाँ कुछ प्रोवाइड करवा देते हैं। ऐसे यूँ नहीं है कि कोई हर आदमी पर्टिकुलर हर महीने सिर्फ़ दवाइयाँ ही भेज रहा हो, ऐसा कोई इंसान मेरे साथ में अभी है नहीं, कि जो अ, सिर्फ़ दवाइयाँ का ही सहयोग कर रहा है। अब आप क्या चाहते हो बीकानेर से कि बीकानेर कैसे सहयोग करे आपको? मैं बीकानेर से तो यही चाहती हूँ कि मेरे शेल्टर को आगे बढ़ाने के लिए लोग मुझसे जुड़ें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मुझे कोई कैश प्रोवाइड कराओ, कोई फंड प्रोवाइड कराओ। मेरे शेल्टर को काफ़ी निर्माण की आवश्यकता है, आप मेरे शेल्टर का निर्माण कर सकते हो। उसमें काफ़ी सारी अव्यवस्थाएँ हैं, उसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। महीने का जो दूध लग रहा है, बिजली लग रही है, पानी लग रही है, आप कोई भी खुद एक चीज़ हैंडओवर कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं कहती हूँ मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। आप मेरे स्टाफ की सैलरी, शेल्टर का रेंट, बिजली, पानी, आप वो व्यवस्थाओं से ही मेरी मदद कर सकते हैं। मदद करनी चाहिए क्योंकि मुझे उसको आगे बढ़ाना है। वो अभी एक रुका हुआ है काम, वो रुका हुआ है इसलिए कि मेरे पास इतनी फंडिंग आती है इससे महीना निकल जाए। आगे चलाने के लिए मुझे अगला महीने का फंडिंग अगले महीने ही शुरू करना पड़ेगा। 70-75 तक अभी तक आपके सही चल रहा है। अगर हाँ, इससे ज़्यादा डॉग होंगे होंगे तो तो फिर करना ही पड़ेगा। कई बार ऐसी स्थिति आती है बहुत बड़े-बड़े ऑपरेट करवाने पड़ जाते हैं डॉग्स के। उस समय फिर मैं क्राउड फंडिंग के लिए या सोशल मीडिया से हेल्प माँगती हूँ। नहीं होता है तो फिर उधार लेते हैं, दवाइयाँ हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उससे उनको ऑपरेट करवाते हैं। आपने सोशल मीडिया की बात की, हुँ। तो सोशल मीडिया पे अभी हम देखते हैं कि एनिमल लवर धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हुँ, हुँ। पहले इतने नहीं थे, चाहे वो रील के लिए भी कह सकते हैं ओके। कि वो बनाने के लिए एनिमल लवर होते जा रहे हैं। तो उससे कोई फ़ायदा हुआ है आपको? या आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में फ़ायदा हो रहा है उससे? सोशल मीडिया के क्षेत्र में फ़ायदा तो बहुत है। सोशल मीडिया के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको काफ़ी जगह वायरल करता है। यहाँ पे तो आप लोग जैसे मैं कर रही हूँ, तो मैं लोकल लोगों को ज़्यादा जानती हूँ। वो लोग आते हैं, मेरे शेल्टर देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो सपोर्ट कर देते हैं। वो तो है लोकल। अभी जो शेल्टर चल रहा है, वो अभी लोकल लोगों की वजह से ही चल रहा है। पर हाँ, अगर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो जाएँगे, तो अच्छी हेल्प मिलने लग जाएगी। जो लोग नहीं भी जानते वहाँ से जो भी नहीं जानते हैं, वो लोग आपको जानेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपकी रील्स को जैसे कहते हैं रील्स बनाते हैं कुछ लोग, वो वायरल भी करेंगे। पर अभी मैं सोशल मीडिया पे इतना नहीं हुई हूँ, एक्टिव नहीं हो ज़्यादा। एक्टिव नहीं हूँ। तो इसका कारण है कि समय नहीं मिल पाना, कि मेरा पूरा समय इसमें निकल जाता है। तो सोशल मीडिया आपकी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से है हाँ, या आपका पर्सनल? बेजुबान वेलफेयर सोसाइटी, यूट्यूब बेजुबान वेलफेयर सोसाइटी, अच्छा। इंस्टाग्राम आईडी बेजुबान वेलफेयर सोसाइटी, टोटल सब बेजुबान वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ही है। एक हम और देखते हैं कि जैसे होली के दिन आते हैं, हुँ। तो लोग कुत्तों पे वो कलर लगा के छोड़ देते हैं। उसका बहुत बार विरोध भी होता है, मीडिया पे भी चलाया जाता है कि आप ऐसा ना करें। बिल्कुल, हम लोग खुद भी चलाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन होता है उनको। अच्छा, ये नहीं करना चाहिए। हम लोग भी ऐसी बात नहीं है कि होली पे हम लोग भी कलर लगाते हैं, पर हम उस कलर की जगह हल्दी का यूज़ करते हैं। वो कलर का कलर हो जाता है और वो हल्दी उनके लिए सही भी रहती है। अच्छा कुत्तों के साथ होली खेलते हो आप? हाँ, हम लोग करते हैं ना, वो हल्दी का यूज़ करते हैं उसकी जगह हम। अगर मान लो बाई चांस कोई जैसे स्टाफ वगैरह कलर कर खेलते हैं, लग भी जाता है तो हम लोग हाथों-हाथ नहला देते हैं उसको। वो अगर आप हाथों-हाथ नहला देंगे, उसको साफ कर देंगे जब तो ठीक है। अगर वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे से ज़्यादा रह गया तो स्किन इन्फेक्शन होना लाज़मी है। पर लोग गली वाले मानते ही नहीं है, बलून मार देते हैं, कलर डाल देते हैं। आप होली की बात कर रहे हो, अपने दिवाली की बात करते हैं, लोग कुत्तों की पूँछ में पटाखे बांध के जला देते हैं। हाँ, ये भी अभी पिछली दिवाली पे बहुत वायरल हो बिल्कुल रहा था होता है, ऐसा अपने यहीं वीडियो। पे बीकानेर में भी एक जगह हुआ था कि पाँव पे पटाखा बाँध के जला दिया था, वो कुत्ता लाए भी थे ट्रीटमेंट के लिए, पर ठीक हो गया था, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे केसेस भी आए हैं, जैसे आपने बात की इसकी पटाखों की। बीकानेर के अंदर ऐसा केस आया था, इस पे डॉग पे तेज़ाब डाल दिया था। 1 महीने तक वो काफ़ी घूमता रहा, चमड़ी काफ़ी गल गई थी। फिर हमारे पास फ़ोन आया, चमड़ी गल भी गई थी, थोड़ी बहुत हीलिंग पे भी आ गई थी। फिर हम लोग उसको रेस्क्यू करके लेके आए थे, उसका ट्रीटमेंट करवाया था। वहाँ के पशु प्रेमी लोगों ने भी काफ़ी उसकी हेल्प की थी ट्रीटमेंट के अंदर। ओवरऑल ठीक हो गई थी, फिर हमने उसको वापस छोड़ दिया था। उसका कारण ये था कि कोई लोग अपने घर का कुछ एनिमल बाहर रखते थे। उस अच्छा, कम्युनिटी का नाम नहीं लेंगे, वो एनिमल को बाहर रखते थे, तो वो कुत्ता उनको भौंकता था या फिर हो सकता है काट लिया हो या क्या स्थिति रही हो, उसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने गुस्से में उस पे तेज़ाब डाल दिया।
अच्छा, आपने उसको बचाने के चक्कर में वो गली वाले कुत्ते पर तेजाब तेजाब डाल डाल दिया था। एक केस मैं आपको और बताती हूँ, नापासर से आगे का। सुअर को पकड़ने का फंदा लगा रखा था किसी ने खेत के अंदर। अच्छा, वो फंदा, उस फंदे में कुत्ते का पाँव फँस गया था, यहाँ तक पूरा। हम लोगों ने कोशिश की रेस्क्यू करने की, पर जब हम लोग वहाँ जाते, क्योंकि यहाँ से नापासर से भी काफ़ी अंदर था, नापासर से भी 10-15 किलोमीटर अंदर था वो। अच्छा, अब बीकानेर से नापासर से 15 किलोमीटर अंदर जाना पॉसिबल तो होता नहीं था। फिर भी हम सुबह-सुबह जाते थे, हम 4-5 दिन कंटिन्यू गए। सुबह 4 बजे जाते थे, 5, साढ़े 5 या 5 बजे तक हम पहुँच जाते थे, उसको रेकी करते थे, पकड़ने की कोशिश करते थे। वो दर्द के कारण हाथ नहीं आया। हम लोग वापस आए, फिर हमें सूचना मिली कि वो एक्सपायर हो गया। पर वो लगाया फंदा किसी और के लिए था, फँस कोई और जीव गया। तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए, जीव तो सभी प्रकार के जीव ही है ना। आप भगा सकते हो किसी एनिमल को या रोकने का कोई और प्रबंध कर सकते हो, पर ऐसे फंदे लगाना, वो लोहे के तार वगैरह, वो तो पॉसिबल नहीं है, नहीं अगर करना उसमें चाहिए। कुत्ते की जगह सूअर फँस जाता, तो वो उसको फिर पकड़ लेते। तो उसकी भी डेथ ही होती फिर, और तो कोई वही तो कह उपाय रहा हूँ ना, नहीं है। किसी जीवित होना, वो तो चलो कुत्ता था, हम लोग उसको रेस्क्यू करने के लिए चले गए। सुअर के लिए मान लो फ़ोन आता, जाते तो चलो उसी के लिए भी। पर ये लोगों को ये सोचना चाहिए ना कि आपको ऐसी नहीं करनी चाहिए। भाई क्यों किसी जीव को आप इस स्थिति में लाते हो कि उसको क्लिनिक की आवश्यकता पड़े, उसको हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़े। कोई ऐसी घटना जो आज तक आपको याद हो कि या तो वो करके आपको सुकून मिला हो या बहुत दुःख हुआ हो? हाँ, एक घटना है जिसको करके मुझे बहुत सुकून मिला था। मेरे पास एक जीना रोड से फ़ोन आया था 2021 के अंदर। अच्छा, उस एक टाइम तो नया-नया ही शुरू किया था हाँ, आपने। नया 2020 में शुरू किया था। 1 साल हो गया था, मुझे अच्छे से हाँ, पता है। इतना नहीं पहुँच पाई थी मैं। एक डॉग के लिए फ़ोन आया था। रात की ट्रेन से कुत्ते के आगे के दोनों पाँव कट गए थे। अच्छा, वो उछलकर एक नाले में जा पड़ा था। तो वहाँ की किसी बच्ची ने मुझे फ़ोन किया था सुबह 7 बजे। उस समय मेरे नंबर वायरल नहीं थे, पर वो हॉस्पिटल गई, वहाँ से मैं नंबर लिए, छोटी-सी लड़की थी 14-15 साल की। तो उसने मुझे फ़ोन किया था कि दीदी ऐसी-ऐसी स्थिति है, एक बार आप आओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, लेकिन आप किसी और से भी बात कराओ, आपकी बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने किसी लड़के से मेरी बात करवाई थी, भैया थे उनके। फिर हम उस डॉग को लेने गए, मतलब मैंने उसको 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे देखा तो कुत्ता नाले में पड़ा था। मुझे लगा वो एक्सपायर हो गया। मैंने जाके देखा, वो कुत्ता 3 महीने का ही था पिल्ला। अच्छा, मैंने कहा उसमें इतनी हिम्मत कि रात उस बच्ची ने मेरे को बताया कि दीदी ये रात से पड़ा है। रात को 11 बजे वाली ट्रेन से कट के सुबह पहुँचे, 9-10 बज गई थी। सुबह तक वो कुत्ता मतलब जिंदा था। नाले में पड़ा रहा, पर किसी को दिखा नहीं। ट्रेन से टाँगें कटी हुई कुत्ता 12 घंटे से भी ज़्यादा नाले में पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उस पिल्ले को उठाकर हॉस्पिटल नहीं लेके गए। उस समय दुःख तो बहुत हुआ था, लेकिन मैं उसको तुरंत मैंने उसको उठाया, वो खून से लथपथ था, उस समय बहुत खून आ रहा था उसको। मैंने उसको उठाया, हम हॉस्पिटल लेके पहुँचे। हमने उसको ऑपरेट कराया, आगे की दोनों टाँगें कट गई। आज भी वो मेरे पास में है। अच्छा, आज भी मेरे पास में वो पीछे की दोनों टाँगों से भी मतलब खड़ा हो जाता है वो मुझे देख के। वो सिर्फ़ मैं कई बार शेल्टर नहीं जा पाती हूँ, कई बार ऐसी स्थिति होती है, मान लो 2 दिन नहीं जा पाऊँ, या मैं जाती हूँ तो कई बार नहीं मिल पाती हूँ, केसेज़ को देखने जाते हैं, नहीं समय मिल पाता है, मैं उसे नहीं, तो भी वो मेरी आवाज़ सुन के ही, मेरे शेल्टर काफ़ी बड़ा है, उसमें वो अकेला चिल्लाता है। आवाज़ सुनते ही वो आपकी। आवाज़ सुनते ही चिल्लाता है, तो उसको सुकून भी बहुत होता है, दुःख लोगों को देखते हुए होता है कि एक चलो बड़ा कुत्ता है तो तुम्हें हाथ लगाते हुए डर लगता है, छोटे पिल्ले को तुम ले जा ही सकते हो ना। तुम क्यों किसी संस्था का वेट करते हो? मैं तो यही कहूँगी भई आप किसी संस्था का क्यों वेट करते हो? जब मैंने काम स्टार्ट किया था, जब मैंने तो किसी संस्था का वेट नहीं किया था। मैंने अपने स्तर पे स्टार्ट किया था, तो लोगों को भी करना चाहिए। तो वहाँ पे अभी 70-75 के आसपास कुत्ते हैं। हुँ। तो आप सबको जानते हो? हाँ। क्योंकि वो एक लगाव तो हो ही जाता है कि भई यहाँ रहता है, अब परिवार मेंबर जैसे ही हो जाता है। बिल्कुल, मैं मोस्ट प्रोबेबली सबको जानती हूँ। डॉग मेरे जाते ही खुद में खुद आ जाते हैं। जिसमें से कुछ डॉग तो ऐसे हैं, जो मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट करने के भी पहले से हैं, जिनको मैं फ़ीड करवा रही हूँ, वो पैरालिसिस हो गए, वो ब्लाइंड हो गए। ऐसे कुत्ते भी हैं मेरे पास जो ब्लाइंड हैं, जिनको नहीं दिखता है, फिर भी हम उसको दरवाज़ा बजा के उसको स्टाफ़ खाना देते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको ऐसे दिखता नहीं है ना, तो दरवाज़ा बजाना पड़ता है या कोई आवाज़ करनी पड़ती है, जिससे वो खाने के पास में आ जाए। तो उनको बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ऐसे कुत्ते हैं, तो भी वो अपना भरण-पोषण वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका जो सेंटर है, हुँ। आपने कहा 1 बीघा में है हाँ, लगभग, 1.5 बीघा मान लो। 1.5 बीघा में। तो वहाँ रूम वगैरह बने हुए हैं या इतनी गर्मी अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उसके लिए बचाव कैसे? आधा बीघा ज़मीन तो बिल्कुल खाली है, अच्छा, कंस्ट्रक्शन मैंने किया नहीं था। 1 बीघा ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन है। हमने डॉग्स के लिए कूलर, पंखे सारी व्यवस्थाएँ कर रखी हैं। पानी की खेलियाँ भरी हुई हैं, कुत्ते उसी में नहा भी लेते हैं। पीने की अलग से भरी हुई है। कुछ पेड़-पौधे नए लगाए हैं, कुछ 3-4 पेड़-पौधे पहले से लगे हुए थे। जो स्टाफ वहाँ रहता है, उनके लिए हमने प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है। किसी डॉग को अलग रखना हो, नया डॉग आता है, उसको अलग रखना पड़ता है अंडर ऑब्जर्वेशन, उसके लिए भी हमने सारी व्यवस्थाएँ कर रखी हैं। एक बार तो एक जानवर को जो चीज़ चाहिए, वो हमने सब कुछ वहाँ पे कर रखा है।
गर्मी के लिए कूलर गर्मी और के लिए पंखे। गर्मी नो डाउट हमें जितनी गर्मी अभी पड़ी थी ना, हम गर्मी जब पेपर में आया था कि गर्मी बढ़ने वाली है, उससे पहले ही हम लोग घबरा गए थे कि 75 डॉग्स को हम इस गर्मी से कैसे बचा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो भी कोई ये काम कर रहा होता है ना, उसके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि आपके पास में इतने एनिमल्स है और आप उनको कैसे बचाओगे। तो हमने उससे पहले ही पंखे, कूलर, पानी का छिड़काव करना, जमीन को गीली करना, वो सारी व्यवस्थाएं हमने पहले से करनी शुरू कर दी थी और टच वुड हम इस स्थिति से निकल के आ गए। अब मौसम थोड़ा ठीक है। गर्मी से तो कोई नुकसान नहीं हुआ नहीं, इसका? गर्मी से इस बार कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे वहाँ शेल्टर में रहने वाले केसेस में डॉग सारे ठीक हैं। बाहर से हमारे पास काफ़ी केस आए, जिनमें हम बचाने की संख्या काफ़ी कम रही। जहाँ आपका रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ पे भी आपने कोई वार्ड वगैरह बना रखा है कि भाई कोई नहीं, बीमार हम हो तो उसके लिए? हमारे रेस्क्यू सेंटर में भी हमने वार्ड वगैरह बना रखे हैं, केजेस अलग से बना रखे हैं, उसके अंदर भी हमने पंखे, कूलर सारी व्यवस्थाएँ कर रखी हैं। कोई भी नया केस आता है तो हम उन जो हमारे 75 डॉग्स हैं, उनके पास ना ले जाते हुए हम उसको सेपरेट रखते हैं। क्योंकि हमारे जो 75 डॉग्स वहाँ पे रह रहे हैं, वो अभी तक ठीक है। क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से हैं, तो उनके वैक्सीनेशन, उनकी सारी समस्याओं का हम हल कर रहे हैं। नया डॉग आता है तो अपने को पता नहीं है कि वो कैसी बीमारी से आए हैं, तो हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए उसको अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। कितने दिन रखते हो ऑब्जर्वेशन में? कम से कम 2 दिन तो हम उसको सभी डॉग से अलग रखते हैं। उससे उसकी बीमारी का भी पता लग जाता है, उसकी स्थिति क्या है वो भी समझ में आ जाती है। उसके बाद हम उसको आगे का ट्रीटमेंट दे देते हैं। एक ये कहा जाता है कि कुत्ते जो है ना वो एक दूसरे के दुश्मन ज़्यादा होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करते हो फिर आप? नहीं, मेरे वहाँ पे तो जो डॉग रह रहे हैं वो सारे फ्रेंडली हो चुके हैं। नया कुत्ते को हम एकदम से उन कुत्तों के बीच में नहीं डालते हैं। पर वहाँ के डॉग है ना, उनको भी समझ में आने लगा है कि भई ये है ही एक हॉस्पिटल ही है, तो हमें इनको रखना है। तो वो उनको एक्सेप्ट समझ कर लेते हैं। कभी वरना भी कोई भी आ सकता है। हाँ, कभी भी कोई आ सकता है। वैसे स्टाफ वगैरह है वो फ्रेंडली करवा देते हैं, पास में बैठाते हैं, थोड़ा खाना वगैरह डालते हैं, तो वो अपने आप फ्रेंडली हो जाते हैं। नॉर्मली तो ऐसे कोई कर नहीं सकता जैसा आपने किया है, क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और सपोर्ट भी बहुत चाहिए होता है। जो सामान्य लोग घर में रहते हैं और बीकानेर में लगभग 70 से 80 हज़ार डॉग हैं, तो जो घर में रहने वाले लोग हैं उनके आस-पास कुत्ते होते ही हैं। तो उनको सामान्यतः क्या करना चाहिए कि वो आस-पास के लिए ज़्यादा नहीं कर सके तो कुछ देखभाल उन कुत्तों की करने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कोई अगर कुत्ता खरीदने की बजाय गली में जो कुत्ते हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, गली के अंदर ही रहते हुए। गर्मी से उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। अपने घर के आस-पास कोई बालकनी है या कार के नीचे कोई कुत्ता बैठता है तो उनको बैठने देना चाहिए। उनको फ़ीड करवाना चाहिए सुबह-शाम का 2 टाइम का। अगर 2 टाइम का भी नहीं करवा सकते हैं, मान लो समय नहीं है उनके पास, तो 1 टाइम अगर आप किसी डॉग को प्रॉपर फ़ीड करवाओगे तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। एक तो आपके घर में चोरी वगैरह नहीं होगी, वो डॉग आपकी देखभाल करेगा। फ्री का सिक्योरिटी गार्ड आपको मिल जाएगा। आप उसे खाने-पीने की व्यवस्था करो, उसके बदले वो आपके घर की पूरी सुरक्षा करेगा। दूसरा, वो एग्रेसिव नहीं होगा। किसी भी एनिमल को, किसी भी कुत्ते को अगर खाना-पीना प्रॉपर मिलेगा तो 99% डॉग एग्रेसिव नहीं होंगे। तो एग्रेशन का कारण खाने-पीने की कमी के कारण? बिल्कुल एग्रेसिव कारण है खाने-पीने की कमी और सुकून की नींद। मेरे शेल्टर में 75 डॉग्स हैं, कोई एग्रेसिव नहीं है उसके अंदर। इसका रीज़न ये है कि उनको दोनों टाइम का खाना मिलता है, 3 टाइम का भी खाना मिलता है, छाछ दे देते हैं हम। वैसे हमने 2 टाइम का इसलिए कर रखा है ताकि वो इसी तरह से रहे। 2 टाइम का उनको प्रॉपर फीड मिलता है, उनको साफ-सफाई मिलती है, पंखे, कूलर की व्यवस्था उनको मिलती है, तो वो एग्रेसिव नहीं है। ऐसा ही अगर आप अपने गली के डॉग्स के साथ में करेंगे, दोनों टाइम का खाना या 1 टाइम का खाना, उनके रहने की व्यवस्था, उनके सोने की व्यवस्था अगर आप कर देंगे, तो वो 101% एग्रेसिव नहीं होंगे। और मैं ये चाहूँगी कि आप बात पब्लिक तक आए कि अपने जो गली के डॉग्स हैं, बीचेज़ हैं, उनको वो ऑपरेट करवा दें, यानी उनकी नसबंदी करवा दें। अच्छा। नसबंदी करवाने से जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी, बचा-कुचा कोई एग्रेसिव का कारण होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। कुत्ते एग्रेसिव इस कारण से भी होते हैं कि हम चलते हुए बाइक पे कुत्तों को तेज़ बाइक चलाते हैं, तो 100 डॉग आपके पीछे दौड़ेगा। अगर वो एक बार दौड़ेगा तो वो सब गाड़ियों के पीछे दौड़ेगा। लेकिन आजकल की जनरेशन मानती कहाँ है, इतना तेज़ बाइक निकालते हैं, इतनी तेज़ कार निकालते हैं तो डॉग पीछे पड़ता है, फिर वो उनकी गाड़ी के बजाय वो सब गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, तो फिर अपने को वो कुत्ता बदमाश लगने लग जाता है। अपने उसको डंडे से मार के दूसरी गली में भगा देते हैं, फिर वो जाके दूसरी गली वाले डॉग से फाइट करता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ लोग तो मज़े के लिए भी करने लगे अब कुत्तों को बिल्कुल पीछे। मज़े के लिए करते हैं, गाड़ी को डूं-डूं करके चलाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड देते हैं, तो कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये जो एपिसोड लोग देखेंगे उनको एक नई प्रेरणा मिलेगी और वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपने आस-पास कुत्तों का ख्याल रखेंगे। आप हमारे यहाँ पधारे, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।